का यूज करना पड़ सकता है if it is related to dimensions of the triangle. फाइन, राइट एंगल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, और कोई भी ऐसी आपकी क्लोज फिगर है जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो, तो ये चीज बिल्कुल सबसे पहले आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए सॉल्व करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स को, कि आप पाइथागोरस थ्योरम से डायमेंशंस को या इसमें जो सिचुएशन दी है उसको कैसे रिलेट करेंगे। यहाँ तो साफ साफ दिया हुआ है कि 3 साइड्स हैं, जिसमें से एक साइड दूसरी साइड से 7 सेंटीमीटर लेस है, और थर्ड साइड विच इज हाइपोटेन्यूज इज गिवन। सो यस, इसमें हम बेस को x कंसीडर करेंगे बिकॉज सेंटेंस के लास्ट में बेस को मेंशन किया हुआ है। बेस को हमने कंसीडर किया x, कौन बनेगा ज्वाइन करने से, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर्स एंड बेस को हमने कंसीडर किया x, और परपेंडिकुलर हो जाएगा x से 7 सेंटीमीटर्स लेस विच इज x minus 7। यस हो गया। सो नाउ अप्लाई करेंगे बिकॉज हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव दिस फिगर। जब भी आपकी ऐसे क्वेश्चंस आए तो बेटर उसमें एक बार फिगर बना दो, आपको भी क्लियर रहेगा और टीचर को भी पता चल जाएगा जो चेक करेंगे कि हाँ आपने ठीक किया है। इसको ही देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ आप जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हो वो तो सही कर रहे हो। अब आगे देखते हैं क्या करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करी, इसमें ac स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, जिसमें ac की वैल्यू 13 सेंटीमीटर्स, हाइपोटेन्यूज बेस x और ऑल्टीट्यूड x minus 7। इनका स्क्वायर सॉल्व किया, वी गेट 169 x स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, या a प्लस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, जिसमें हमने b की वैल्यू -7 किया। आइडेंटिटी अप्लाई करी, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद में हमारे पास इक्वेशन आई 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं इस इक्वेशन को, 2 कॉमन लिया या 2 से बोथ साइड्स को डिवाइड किया, जिससे हमें मिली इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। 60 के ऐसे फैक्टर्स जिससे 7 आए, 12 5 जा 60 होते हैं एंड 12 माइनस 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसको 7 को हमने लिख लिया 12x माइनस 5x, और ये माइनस एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, पेयर्स बनाए और उसमें से लिया कॉमन, इसमें से x कॉमन लिया, वी गेट x minus 12, इसमें से 5 कॉमन लिया, वी गेट x minus 12, x minus 12 कॉमन लिया, वी गेट x plus 5, जिससे हमें x की दो वैल्यूज मिली, एक तो 12 और एक -5। बिकॉज ये बेस है और नेगेटिव में नहीं हो सकता डिस्टेंस कभी भी, या डायमेंशन कोई भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। Since base of triangle cannot be negative, therefore neglecting x equals to -5, hence हमारा जो बेस है वो कितने सेंटीमीटर्स का हो गया, 12 सेंटीमीटर्स का, और हमारी जो ऑल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है वो हो गई 12 minus 7 which is 5 सेंटीमीटर्स, है ना, 12 minus 7 5 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर, तीनों डायमेंशंस हमें पता चल गई, ये गिवन थी, ये 5y और ये 12y। इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे आई होप किसी को कुछ नहीं पूछना होगा, इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स है इसमें, हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी होगा तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। ये इंपॉर्टेंट मुश्किल है इसलिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें कुछ मोरल वैल्यू या फिर कुछ इस टाइप की वैल्यू लिखने को आ जाती है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का क्या योगदान होता है, या क्या
जो भी है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ आर्टिकल्स बनते हैं, पॉटरी आर्टिकल्स। इस एक पर्टिकुलर डे पर ये ऑब्जर्व किया गया कि उस दिन जितने आर्टिकल्स बने थे, वो कितने बने थे, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। जो कॉस्ट थी एक प्रोडक्ट की, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे थी। उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने थे उनके ट्वाइस में अगर 3 ऐड कर दोगे तो वो ही कॉस्ट थी ईच आर्टिकल की। तो यहाँ पर क्योंकि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं और कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, तो हम मान लेते हैं लेट द पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे बी एक्स। ठीक है, यहाँ लास्ट में आर्टिकल प्रोड्यूस्ड लिखा है तो हमने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड को एक्स कंसीडर कर लिया। अब उन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वन आर्टिकल की, वो क्या है, 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है, 3 more than twice the number of articles produced on that day, 2x plus 3। एंड टोटल कॉस्ट उन्होंने बोला कि उस दिन टोटल कॉस्ट जो थी आर्टिकल्स की वो कितनी थी, 90 रुपीज। यानी कि अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर इतनी है तो एक्स आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी, एक्स इंटू 2x प्लस 3। बट क्वेश्चन में गिवन है कि वो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। तो हम total cost equals to cost of one article into number of articles, which means total cost के प्लेस पर 90 आया, cost of one article के प्लेस पर 2x plus 3 आया, और number of articles के प्लेस पर x आया। ठीक है, x की मल्टीप्लाई यानी number of articles की मल्टीप्लाई जब x cost से करेंगे तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 90 के इक्वल होनी चाहिए। That gives us 2x square plus 3x minus 90। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 और 90 है, तो हम इसको ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। 90 2 जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर जिससे 3 आए, 15 एंड 12, 15 12 जा 180 एंड 15 माइनस 12 3x होता है। सो ये हमने फैक्टर्स करे, इसमें से कॉमन सिर्फ x आ सकता है तो हमने x कॉमन लिया, which gives us 2x plus 15। इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है एंड 6 भी कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। 6 कॉमन लिया माइनस का तो साइन चेंज हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए एंड इट बिकम 2x एंड इट बिकम 15। 2x plus 15 को कॉमन लिया तो हमारे पास आया x minus 6, दोनों को जीरोस के इक्वल रखा एंड x की एक वैल्यू आई -15/2 और x की दूसरी वैल्यू आई +6। ऑब्वियसली नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव में प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये वैल्यू हम कर देंगे नेग्लेक्ट, दिस वैल्यू इज बीइंग नेग्लेक्टेड एंड उससे हमें मिला नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड 6। एंड क्योंकि हमें कॉस्ट भी निकालनी है तो कॉस्ट के लिए हमने इसको x की वैल्यू को कॉस्ट में पुट कर दिया, जिससे हमारे पास आया 2 into 6 plus 3। आंसर कितना हो गया इसका, 3। यस, ठीक है, तो ₹15 का एक हमारा आर्टिकल था और उस दिन कितने आर्टिकल्स हमारे प्रोड्यूस हुए, 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, 6 आर्टिकल वर प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वाज ₹15। किसी को डाउट है, ऐसा सेम टू सेम एक ऐसा एग्जांपल भी है, वो तुम करके देख सकते हो फ्री टाइम में। एक इसमें एग्जांपल शायद मेरे पास क्योंकि टेक्स्ट बुक नहीं है, एक एग्जांपल है मार्बल्स वाला, जिसमें दो कोई पर्सन्स हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं जिनके पास कुछ मार्बल्स हैं। वो क्वेश्चन भी कर लेना, वो क्वेश्चन काफी आता है कि इफ बोथ लूज बोथ लूज 5 मार्बल्स तो उनका प्रोडक्ट समथिंग, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, वो कर लेना। इजी सा क्वेश्चन है बट वो आ जाता है कई बार। एग्जांपल शायद सबसे पहला है, दूसरा ही क्वेश्चन है वो। ओके गुड, कूल। तो इजी, पूरा चैप्टर ही इजी है, छोटा सा चैप्टर है। एक तो छोटा चैप्टर ऊपर से एक ऑमिट भी करा रखा है इसमें से मेथड,
वो मेथड इसलिए भी ऑमिट कराया हुआ है क्योंकि उसी से आपका तीसरा मेथड बना हुआ है सॉल्व करने का, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो इसीलिए उन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑमिट करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ऐसा मैंने आपका रजिस्टर चेक करा, बच्चे थोड़ी स्टेटमेंट लिखा करो क्वेश्चंस को, ठीक है, प्रेजेंट करा करो थोड़ा सा। क्वेश्चंस काफी हद तक ठीक थे, बट स्टेटमेंट लिख के थोड़ा सा उसे सुंदर बनाओ। क्वेश्चन शुड बी स्टार्टेड गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी नीड टू फाइंड, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट्स लिखा करो इस टाइप से, और वो भी खुली खुली, नॉट कंजस्टेड। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट शुड बी इन न्यू लाइन, ठीक है। क्वेश्चन को कंजस्टेड मत बनाना, जितना क्वेश्चन आपका खुला खुला एंड नीट होगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। सो ये तो हमारी एक्सरसाइज हुई फिनिश। इस एक्सरसाइज में नहीं है और कुछ भी, या कुछ है नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं अभी नहीं करा रहा, लास्ट में कराऊंगा बिकॉज इट विल टेक सम टाइम एंड आई डोंट वांट कि आप अभी इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के पीछे पड़ जाओ, आई मीन करो और आपका टाइम वेस्ट हो और तब भी आपको समझ में आए, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके स्टेप्स काफी लेंदी से बहुत काफी टाइम लेता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और कोर्स में आना भी नहीं है, तो हम इसको चैप्टर के बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। मुझे बस याद दिला देना जब लास्ट सेशन होगा इस वाले चैप्टर का, तो मैं उसको करा दूंगा। फिलहाल कंसंट्रेट करते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स देखो, नेचर ऑफ रूट्स आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं या दो जीरोस होते हैं। जो एक्स की वैल्यूज हम निकालते हैं वो दो आती है, नो मैटर वो इक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट है, कैसी भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग ये होता है, सपोज करो मैंने आपको एक कंडीशन दी, लेट मी ड्रॉ, मैंने आपको बोला कि दो नंबर्स का सम 10 है और उन्हीं नंबर्स का जो डिफरेंस है या उन्हीं नंबर्स का सम 5 भी है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि दो नंबर्स का सम 10 है और उन्हीं दो नंबर्स का सम 5 भी हो? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अगर सम उनका 10 है तो 5 कैसे हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कई बार वो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे जो जिनकी इक्वेशन तो फॉर्म हो जाएगी, बट वो जो उनकी सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। इक्वेशन तो फॉर्म हो जाएगी बट सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। जैसे इक्वेशन तो मैंने बना दी दैट सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, आल्सो सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। इक्वेशंस तो फॉर्म हो गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, बट कंडीशन जो है हमें दी हुई है वो प्रॉपर नहीं है या फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दी होगी और उसमें आपको ये नहीं पता होगा कि ये कंडीशन हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि हमारी जो x की वैल्यूज आएंगी, x या y जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके जो दो जीरोस आएंगे, सपोज अल्फा और बीटा है, कि वो कैसे होंगे। जैसे आपने प्रीवियस सेशंस में देखा था x की दो वैल्यूज भी आई थी किसी किसी क्वेश्चन में। मान लो ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो ये x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ये आंसर आएगा, जिससे x की दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, है ना।
या फिर आपने कोई और इक्वेशन ले ली 2x² माइनस 10x प्लस 5 या समथिंग लाइक दैट, इसकी भी x की दो वैल्यूज आ सकती हैं -3 और 2 और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखोगे x की दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, यहाँ पर x की वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को, तो x की वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल होंगी या डिस्टिंक्ट होंगी, कैसी होंगी, ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम नेचर ऑफ रूट्स का पता लगाते हैं। नेचर ऑफ रूट एक्चुअली जो डिपेंड करता है वो इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट एक तरह से आप समझ सकते हो फॉर्मूला होता है नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने का। द नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लीज ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c की फॉर्म में, तो जो हमारी b की वैल्यू होगी यानी डिस्क्रिमिनेंट होगा, उसे सॉल्व करने के लिए हम, या उसे फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, b² - 4ac। b आपको पता है x का कोएफिशिएंट होगा, 4 ही है, a x² का कोएफिशिएंट और c आपकी कांस्टेंट टर्म। तो जब आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या फिर आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो भी आप ये फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का सीधा सीधा आपका जो रिलेशन होता है वो नेचर ऑफ रूट से होता है। वो कैसे होता है? इसमें जब हम सॉल्व करते हैं डी को, तो इसमें हमारे पास 3 केसेस आते हैं। डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या फिर 0 हो सकती है। यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं पॉसिबल। जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती है यानी कि डी इज लेस देन 0, इसको अगर सॉल्व करके आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो फिर उस केस में जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो कैसे होते हैं? नो, नॉट रियल या इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं इनको। There is no real number will be zero of given quadratic equation. रियल नंबर का मीनिंग, रियल नंबर देखो, रियल नंबर्स आपके तो आप जब तक अभी तक जितने भी यूज कर रहे थे मैंने बताया था वो सभी रियल नंबर्स हैं। उसके बाद में इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, आपको इंट्रोडक्शन उनका उसका चाहिए नहीं बिकॉज आपके कोर्स में है नहीं। स्टिल इमेजिनरी नंबर्स आपके 11th में आएंगे जिनको हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, जिनको जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है मोस्टली, तो वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। आपने अभी तक जब भी क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं देखा होगा। अगर रूट के अंदर आपका नेगेटिव आ रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त 10th क्लास में, तो कंसीडर कि आपका सॉल्यूशन गलत है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज रियल नंबर्स नहीं होती, वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो अगर हमारी डी की वैल्यू में आंसर 0 से छोटा आ रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ ये लिख देते हैं कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। उस केस में हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, बिकॉज रियल रूट्स ही नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अगर आपको ये लिखा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो या इसके फैक्टर्स निकालो, या फिर सॉरी फैक्टर्स नहीं, इसके जीरोस निकालो, और आपने उसका डी चेक करके देखा डिस्क्रिमिनेंट कि डी इसका क्या है, आपने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करा और इसमें वैल्यूज पुट करी उस इक्वेशन से, और आंसर आ गया 0 से छोटा यानी नेगेटिव। 0 से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं, छोटा, नेगेटिव में होना चाहिए। अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो वेदर क्वेश्चन में ये लिखा था कि आप x की दो वैल्यूज या फाइंड करो x की वैल्यूज, आप लिख दोगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो आप सॉल्व नहीं करोगे, वो आंसर ही करेक्ट माना जाएगा। अगर आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट करा तो प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। तो बेटर है अपना टाइम वेस्ट ना करो, जब डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटी आ जाए, तो उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दो ये लिखकर कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, उसके बाद में केस सेकंड आता है जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ सकती है, उस केस में इक्वेशन के जो दोनों x की जो वैल्यूज आएंगी या इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, मींस x की दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। इफ d equals to 0 या b² - 4ac equals to 0, तो
quadratic equation has two equal real roots, x की both values will be equal. एंड लास्ट केस आपका जिसमें d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव नंबर कोई या नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, उस केस में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, रियल भी होंगे बट इस बार इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. मींस x की वैल्यूज रियल तो होंगी बट अलग अलग आएंगी, कुछ भी आ सकती है. रियल को नेगेटिव पॉजिटिव से प्लीज वो मत करना आप रिलेट. रियल में नेगेटिव भी x की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है. नेगेटिव क्या नहीं आना चाहिए, d की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए. अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तब उसके नो रियल रूट्स होंगे, तब आप क्वेश्चन को छोड़ोगे. ऐसा मत करना कि x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए इसके तो रियल रूट्स नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो. मतलब x की वैल्यू आपने निकाल भी ली और लास्ट में ये भी लिखा है कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. ऐसा होता है, तो ध्यान रखना x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और d की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे. फाइन. तो इन समराइज करता हूं मैं एक बार कि अगर d की वैल्यू यानी इसको सॉल्व करके आंसर 0 के छोटा आया या फिर नेगेटिव आया तो इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे एंड लिख देंगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स या दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी क्योंकि अभी आपको टर्म समझाई नहीं गई है ना कि आपकी कोर्स में, तो बेटर है नो रियल रूट्स ही लिखकर आना. केस 2 होता है जिसमें d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा. उस केस में आप क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करोगे और लिखोगे भी नेचर ऑफ रूट्स में कि दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल एंड रियल रूट्स या रियल एंड इक्वल रूट्स. फाइन कि x की दोनों वैल्यूज आपकी सेम आएंगी. और दिस केस में इसमें भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फर्दर एंड नेचर ऑफ रूट्स में लिखोगे दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. इट मींस x की बोथ वैल्यूज विल बी डिफरेंट. किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछो. इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, छोटा सा ही है हालांकि और 1 मार्क का क्वेश्चंस नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड आते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल तब प्ले करेगा जब आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी. बहुत बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे. आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये लिखा होगा चेक वेदर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा चेक वेदर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट, चाहे वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे वो आपका डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है चेक वेदर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट, तो आप पहले इक्वेशन फॉर्म करोगे, उसके बाद में x की वैल्यू निकालने के बाद में नहीं लिखोगे कि ये इक्वेशन ये जो हमारी कंडीशन है वो पॉसिबल है या नहीं है. डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है अक्षर, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, x की दोनों वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, दैट्स इट. ठीक है. डिस्टिंक्ट रूट मींस x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर्स तो होंगी, यानी कोई भी इंटीजर वगैरह कुछ भी आएगा, फ्रैक्शन भी आ सकता है, और दोनों लेकिन डिफरेंट होंगे. x की दोनों वैल्यूज सेम नहीं होंगी. इसका मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यूज. ओके. सो ध्यान रखना कि जब भी चेक करना हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो बेटर है पहले चेक कर लो कि क्या ये इक्वेशन जो हमने बनाई है इसके रियल रूट्स है भी या नहीं है. कई बार वो दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें रियल रूट्स नहीं होते और आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे उसके आंसर निकालने में, जिसमें आंसर आपका एग्जैक्ट आ ही नहीं पाएगा. जैसे थर्ड चैप्टर में था ना, नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशन होती थी, हम छोड़ देते थे उस कंडीशन में. ऐसे यहाँ पर है कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो वर्ड प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना दी हो, चाहे वो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, कितने का भी क्यों ना हो, अगर वो इक्वेशन आपकी रियल रूट्स नहीं कैरी करती है तो आप उसका वन वर्ड में, वन सेंटेंस में लिख दोगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, दैट्स इट. डजंट मैटर वो 5 मार्क्स का है तो आप कभी सोचो कि इसमें 5 मार्क्स से इतना छोटा तो हो ही नहीं सकता. हो सकता है वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस दे देते हैं 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, जो प्री बोर्ड होता है उसमें 5 मार्क्स और बोर्ड्स में 4 मार्क्स में. तो चेक कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले कि इसके रियल रूट्स है या नहीं है. स्पेशली तब तो जरूर जब क्वेश्चन में ये लिखा हो स्पेसिफिकली चेक वेदर द सिचुएशन गिवन इज पॉसिबल और नॉट. जब वो ये लिखते हैं उसका मतलब ये होता है दे वांट यू टू चेक डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन. आपको डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके दिखाना है
उसके बाद में लिखोगे अगर d की वैल्यू 0 या उससे बड़ी आई तो लिखोगे यस गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। उसके बाद में फिर उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ऐसे क्वेश्चन एक दो हैं आपके बुक में एनसीईआरटी में, जिसमें मैंगो ग्रोव का शायद एक क्वेश्चन है कि वेदर दिस सिचुएशन पॉसिबल और नॉट, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। तो जब वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये तीन नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना है, 0 से छोटा, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा। इन दो केसेस में हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इस केस में हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसके रियल रूट्स ही नहीं आएंगे। और किसी को पूछना है इसमें कुछ भी नेचर ऑफ रूट्स में? देखो इनसे रिलेटेड है ना छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह भी होती हैं। आप हो सकता है आप पहले कहीं से सुन लो कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। मैं टाइम के साथ में और जब असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस के साथ में वो ट्रिक्स हम पूरा साल पढ़ा है उसमें बताऊंगा। वो मैं अभी सारी आपको एक साथ नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैंने आपको बताई विदाउट एनी एग्जांपल तो आपको समझ में नहीं आएगी और पॉसिबल है कि आप भूल भी जाओगे। और हो सकता है एक ही दिन में मेरे को सारी ट्रिक्स नहीं याद है। तो वो ट्रिक्स एंड टिप्स जो होती हैं वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। होती हैं ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आएंगे जिनसे आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इजी हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि सर ने पहले क्यों नहीं बताया। सर ने इसीलिए पहले नहीं बताया बिकॉज पहले आप एनसीईआरटी के बेस पर वो क्वेश्चंस करो, आप उनके बेसिक्स को समझो। ट्रिक्स एंड टिप्स आप बाद में करोगे, अगर अभी आपने ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई कर दिए तो हो सकता है आप धीरे धीरे करके स्टेप्स को फॉलो करना ही छोड़ दो। तो अभी हम उन पर नहीं जाएंगे। बहुत सारी इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं नेचर ऑफ रूट से भी रिलेटेड जिनका क्वेश्चन से सीधा सीधा रिलेशन होता है और उसमें आपको इक्वेशन देखते ही पता चल जाता है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी नहीं पड़ता। आपको इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी एक्स की वैल्यूज कैसी आएंगी या फिर इसकी एक्स की वैल्यूज आएंगी भी या नहीं आएंगी या इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो चेक करने के लिए और अपने क्वेश्चन के स्टेप्स को थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए आप वो ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई कर सकते हो, बट वो हम बाद में करेंगे जब उसके टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बुक में अभी उस टाइप के क्वेश्चंस आई डोंट थिंक है तो उनकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला नेचर ऑफ रूट्स से ही रिलेटेड है। नेचर ऑफ रूट्स जब हमें पता चल जाते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन होता है ये x इक्वल्स टू माइनस बी। बी आपको पता है क्या होता है, x का कोफिशिएंट। प्लस माइनस मींस एक बार आप इस पूरी इक्वेशन को प्लस में लेंगे और एक बार इस पूरी इक्वेशन को माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के इक्वल होता है या डिस्क्रिमिनेंट के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a वेयर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी फॉर्म में आप यूज करो इसमें या इसमें, बस ये ध्यान रखना है कि जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी सॉल्व करोगे, बेटर टू चेक देयर नेचर ऑफ रूट्स, यानी डी की वैल्यू निकाल कर देख लो आप पहले। ये फॉर्मूला इतना इजी है क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन जब आप करते हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत लाइक भून है ये कि इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे वैल्यूज पुट करो और एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी ना। आपको ये देखना है कि ऐसे फैक्टर को जैसे प्लस करके ये आए मल्टीप्लाई करके ये आए, वो सारे झंझटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, बी के प्लेस पर बी, ए के प्लेस पर ए, सी के प्लेस पर सी और आपके एक्स की दो वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। कुछ भी नहीं सोचना उसमें आपको। तो सॉल्व करते हैं इससे हम क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का है जो अभी मैंने स्किप करा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया नहीं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बस आप ये समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली में करते क्या है। उसके स्टेप्स क्या होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे
इसी पर बता देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, जैसे आपको एक इक्वेशन दी है, बुक में देखो मुझे इक्वेशन दी है। हाँ ये दिया 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है और उन्होंने बोला कि बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी वैल्यूज है आपको किसी तरह से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को किसी भी तरह से, कुछ भी ऐड करो कुछ भी माइनस करो, अंडर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स कि अगर आप इधर कुछ प्लस कर रहे हो तो आपको इधर भी कुछ प्लस करना पड़ेगा, एडिंग बोथ साइड्स। अगर डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल्स तो फॉलो करने हैं, बट उनको यूज करके आपको किसी भी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जैसे इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये सबसे सिंपल एग्जांपल मेरे हिसाब से। यहाँ पर आप इसको तो आप देख सकते हो कि इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 को लिख सकते हो आप √3 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू 2x इंटू √3, है ना। 2 इंटू 2x 4x होता है और √3 तो यहाँ पर देखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। उसके बाद बस आप इसको रख दोगे जीरोस के इक्वल, एक ब्रैकेट 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। बिकॉज ये स्क्वायर था तो दो ब्रैकेट्स हुए और इससे x की वैल्यू आई -√3/2 और इससे भी x की क्या वैल्यू आई -√3/2। अब यहाँ पर ये भी देखो आप कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है लेकिन ये इतना छोटा नहीं होता है। इसमें ये तो एक बाय चांस था या मैंने खुद ही एग्जांपल ऐसा दिया था जिसमें आपका परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी बन जाए, बट ऐसी क्वेश्चंस भी होती हैं जिसमें यहाँ पर ये जो वैल्यूज होती हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती और आइडेंटिटी आप अप्लाई नहीं कर सकते पहले। तो उस केस में आपको बहुत सारी चीजें इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब काम करने होते हैं, जो एक लेंथी एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे। अभी ये भी देखो कि इस इक्वेशन के दोनों जो x की वैल्यूज आई वो कैसी आई, इक्वल आई। तो इसका मतलब इसका जो d था वो कैसा था बताएगा कोई, d की वैल्यू कैसी होगी, कौन सी केस को ये सेटिस्फाई कर रही है डी की वैल्यू, कौन सी केस में हमारी एक्स के जो रूट्स होते थे वो रियल एंड इक्वल होते थे, डी की वैल्यू उसमें कैसी होती थी, कोई बताएगा। नो नॉट रियल रूट, क्यों आयुष, रियल रूट्स है ये। डी की वैल्यू 0, यस। जब डी की वैल्यू 0 होती है तभी रियल रूट्स इक्वल आते हैं। अब आप चाहे तो इसको चेक करके देख लो, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 4√3, बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c। 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 4 4 जा 16, 16 3 जा whatever, ये दोनों देखो सेम है, 48 माइनस 48 तो डी की वैल्यू क्या आई 0। तो ये जस्ट एक चेक करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि देखो x की जब दो वैल्यूज इक्वल आ रही थी तो डी कैसा था 0 था। तो आपका अगर डी 0 है तो आपको पता चल जाएगा कि x की दोनों वैल्यूज कैसी आनी है, इक्वल ही आनी है। उस केस में अगर आपकी x की वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है तो या तो आपने डी गलत कैलकुलेट करा है या फिर आपने जो जीरोस हैं वो गलत फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अब करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर को भूल जाओ अभी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्किप करके फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट्स को, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x। देखो फॉर्मूला अप्लाई करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए स्टेप्स जो फॉलो करने हैं प्लीज उन पे ध्यान देना, बिकॉज इनके मार्क्स होते हैं, हाफ ऑफ मार्क्स से आपके काफी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यूज निकाल दी। ये शॉर्टकट्स नहीं आपको फॉलो करने हैं। आपको प्रॉपरली सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जिससे आपको a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट
हो जाए, बिकॉज आप ये वेरिएबल्स को फॉर्मूला में यूज करने वाले हो और वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 वी गेट a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। आपके लिए भी इजी रहेगा बिकॉज यहाँ से आपकी साइन की जो प्रॉब्लम्स होती है, कई बार स्लिप मिस्टेक्स हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर आप पहले से ही अपनी वैल्यूज को नोट डाउन करके लिखोगे। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, व्हिच इज d। d की वैल्यू b² - 4ac, b के प्लेस पर -7, साइन का बहुत ध्यान रखना, साइन है तो रखना ही है, माइनस के प्लेस पर माइनस, 4 के प्लेस पर 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। -7 का स्क्वायर 49 होता है एंड 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, दैट गिव्स अस 25। तो d की वैल्यू 25 आई। मुझे बताओ कि इसके जीरोस, इसके जो होंगे नेचर ऑफ रूट वो क्या है, इसके रूट्स कैसे होंगे? d इज ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स कैसे होंगे? कोई भी, एनीवन? अलग अलग होंगे, यस, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बताया था कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो उस केस में जो x की वैल्यूज आएंगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि x की बोथ वैल्यूज विल बी डिफरेंट। ये आपको लिखना ही, नेचर ऑफ रूट आपने लिख दिया। Here d greater than 0, so given equation has real and distinct roots। अब हम रूट्स निकालेंगे इसके by using that formula। फॉर्मूला हमारा ये होता है x equals to -b plus minus root d over 2a। माइनस बी के प्लेस पर देखो, माइनस के प्लेस पर माइनस रखा एंड बी के प्लेस पर अगेन -7, क्योंकि बी की वैल्यू -7 थी। रूट डी, आप यहाँ रूट डी के प्लेस पर b² - 4ac भी लिख सकते हो, बट कोई सेंस नहीं बनता, हम वो ऑलरेडी डी से डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ आप डी लिख देना। डी की वैल्यू क्या आई थी? 25 रखी, ये 2a यानी 2 × 2, a की वैल्यू भी 2 है, तो x की वैल्यू ये हो गया +7 -7 प्लस माइनस 5। प्लस माइनस क्यों होता है आपको सबको पता है, क्यों होता है प्लस माइनस? मैंने बताया था एक बार, एनीवन? हम रूट के आगे प्लस माइनस क्यों लेते हैं? कोई बताओ। हम रूट के आगे प्लस माइनस इसलिए लेते हैं बिकॉज -5 का स्क्वायर भी, यस, -5 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 25 होता है और +5 का भी 25 होता है। तो हमें नहीं पता ये जो 25 आया था वो -5 × -5 करके आया था या फिर 5 × 5 करके आया था। दैट्स व्हाई हम दोनों ही वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, 20 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप नहीं कह सकते। अगर मैंने लिखा है कि किसी चीज का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर 4 है, तो आपको क्या पता, हो सकता है -2 × -2 होके आया हो वो 4, या फिर 2 × 2 होके आया हो 4। दोनों ही केसेस में आंसर तो पॉजिटिव 4 ही आना है। तो डेट्स व्हाई अगर यहाँ पॉजिटिव 25 है, हमें नहीं पता कि ये -5 × -5 करके आया है या फिर +5 × +5। डेट्स व्हाई हम दोनों वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। तो इससे हमारे पास 7 ± 5 ओवर 4 आया। अब इनको हम अलग अलग लिख देंगे, x = 7 + 5 ओवर 4 और x = 7 - 5 ओवर 4। ये प्लस माइनस का मीन्स ये होता है कि एक बार आपको पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है रूट वाली और एक बार नेगेटिव वैल्यूज। अब इससे आ गया 12 ओवर 4 और इससे आया 2 ओवर 4, जिससे हमारा आंसर आया 3 एंड 1/2। तो x के जो हमारी वैल्यूज है देखो, डिस्टिंक्ट आई, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आई और रियल तो है ये। तो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इक्वेशन लिखी डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज रख दी और आंसर आ गया, नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, एबीसी की वैल्यूज लिखो, उसे लिखो कि एबीसी है क्या एक्चुअली में, कौन किसका कोफिशिएंट है या कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म है। देन नेचर ऑफ रूट आप डिफाइन करो, वेदर उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा है, बट आप लिखोगे। उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे एंड लास्ट में फाइनल आंसर आपका। ठीक है, एक और करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन।
इसके सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4। अगेन इसको हमने कंपेयर किया ए बी सी से। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 है, 4ac, 4 4 16 प्लस 16 2 32, तो ये आ गया हमारे पास 33। प्लीज ध्यान रखना कि रूट में अगर वैल्यू आ रही है डजंट मीन कि वो रियल नहीं है। रूट में नेगेटिव वैल्यू अगर आती है वो रियल नहीं होती है, जो कि आएगी नहीं। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें रूट की वैल्यू नेगेटिव, रूट के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। अगर ऐसी कोई वैल्यू आ रही है तो आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अगेन डी से 0 से बड़ा है, तो इसके कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगेन फॉर्मूला अप्लाई किया। b के प्लेस पर b की वैल्यू विच इज 1 माइनस एज इट इज 1, d की वैल्यू 33। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रूट 33 ऑब्वियसली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये रूट से बाहर तो नहीं आएगा। तो हम इनको अलग अलग लिख के जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना कर देते हैं। x की वैल्यू -1, 2 2 जा 4 हो गया, -1 प्लस √33/4, और दूसरी x की वैल्यू -1 माइनस √33/4। दैट्स इट। इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आंसर्स ऐसे वियर्ड भी आ सकते हैं। ऐसे मत सोचना कि ये कैसा आंसर है, गलत हो सकता है। नहीं, आंसर्स ऐसे भी आ सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ रहा हूं मैं। आई होप इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस था। ये क्वेश्चन फिनिश कर देते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। ये इसलिए कराया बिकॉज इसमें रूट आ रहा था, तो मुझे लगा कुछ बच्चों को थोड़ा फोबिया होता है रूट का। हालांकि इसमें कुछ करना नहीं, वही फॉलो करने स्टेप्स आपको। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3 एंड c की वैल्यू 3। कंपेयर किया और हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करी। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया b² मींस 4√3 का स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ देव। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac में b की वैल्यू 4√3 पुट करी एंड a के प्लेस पर a, c के प्लेस पर 3, 4 एंड 3 एंड इसको सॉल्व किया। ये आ गया 48 और ये भी आ गया 48, तो हमारा आंसर आया 0। ऐसे केस में इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल, बिकॉज d की वैल्यू 0 आई है तो x की दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। रियल एंड इक्वल रूट्स है। नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल। देखते हैं चलो इक्वल आती है या नहीं आती है। b के प्लेस पर b की वैल्यू -4√3, d की तो वैल्यू 0 है, इसे लिखो ना लिखो डजंट मैटर, पर लिख देना बिकॉज हम अपनी तरफ से डायरेक्ट नहीं आंसर लिख सकते। तो 0 पुट किया एंड a के प्लेस पर a की वैल्यू विच इज 4, -4√3/8, 0 का स्क्वायर रूट 0, प्लस माइनस है तो दो बार आप लिखोगे। x इक्वल्स टू -4√3/8 एंड x इक्वल्स टू -4√3/8, बिकॉज हमें दो वैल्यूज निकालनी है चाहे वो इक्वल ही क्यों ना हो। कैंसिल आउट करोगे तो 4/2, ये 4 को 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा 1/2, तो हमारे पास बचा -√3/2 एंड ये भी -√3/2। तो देखो x की बोथ वैल्यूज आर इक्वल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट कैसा था इसका? 0 था। ठीक है, पार्ट 2 में क्या देखना है देव बताओ? इसको मैं अपलोड करूंगा, उसमें देख लेना, या फिर समझना है उसमें से कुछ बताओ मुझे। अगर कोई लाइन समझ नहीं आई थी तो मुझे बताओ, और अगर सिर्फ देखना है तो तुम वीडियो में देख सकते हो। मैं जवाब बोल दूं, जस्ट टेल मी। क्लास के बाद रुक जाना थोड़ा सा, मैं तभी दिखा दूंगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट में हो जाएगा काम। इसको फिनिश कर ले तो मुझे फोर्थ पार्ट और आया। फोर्थ पार्ट भी इसीलिए करा है बिकॉज ये भी थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ पार्ट में क्या होगा? एबीसी की वैल्यूज आई 2 1 एंड 4 और हमने निकाला इसका, कैलकुलेट किया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसका आया b² माइनस 4ac विच इज अ नेगेटिव नंबर। सॉल्व करके आया -31, -31 आया। दैट मींस d की वैल्यू इज लेस देन 0। और मैंने बोला था जब 0 से छोटी वैल्यू आए या नेगेटिव वैल्यू आए d की डिस्क्रिमिनेंट की, तो उस केस में हम क्या लिखकर छोड़ देते क्वेश्चन को?
the equation has no real roots, नो रियल रूट्स, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। जब रियल रूट्स नहीं होते तो हम सॉल्व नहीं करते। तो ये था हमारा, तीनों ही कंडीशंस इन क्वेश्चंस में आपने देख ली। पॉजिटिव कंडीशन जो आ रही थी डी डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ रहा था, उसमें हमने देखा डिस्टिंक्ट रूट्स आए। जिसमें हमारी डी की वैल्यू 0 आई, उसमें हमने देखा कि एक्स की दोनों वैल्यूज इक्वल आई। एंड यहाँ पर डी 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो हमने देखा तो नहीं, बट हम इसमें लिख देंगे कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स क्यों नहीं होंगे, आप अगर चाहें तो चेक भी करके देख सकते हो। जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, जब रूट डी में डी की वैल्यू रखोगे तो देखो -31 आएगा। और मैंने बोला था रूट के अंदर अगर माइनस नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो एक रियल नंबर नहीं होता, वो कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। दैट्स वाई हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इमेजिनरी नंबर्स अभी आपके कोर्स में नहीं है, 11th में आओगे तब आपको इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। सो अभी तो सिर्फ ये ध्यान रखो, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो रियल नंबर नहीं होता। फाइन, किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। देव आंसर भी दिया करो, मैंने तुमसे 3 बार पूछा। लास्ट स्टेप तुम नोट कर रहे हो सर, ठीक है अभी दिखाता हूँ। और किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ इसमें, एनीवन। अर्वाचीन वाले बच्चे अगर तुम्हें समझ आ गया है, तुम्हारा टेस्ट है स्टार्ट 5 बजे से, तो तुम जा सकते हो, मैं बस खत्म ही कर रहा हूँ। गुड, तो ये था हमारा नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। इसके बाद में सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस और हैं आपके और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स तो हो गई आई थिंक, क्या है नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कुछ क्वेश्चंस और हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एंड सुनते जाइए। नित्या मैं लिंक भेज दूंगा, अगर आपको देखनी है तो मैं ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा इसका, ठीक है। और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, तो उस पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। कल 4 o'clock क्लास है, जिस जिसको रिवाइज करना है, देखो जिसने फी सबमिट कर रखी है और रिवाइज करना है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, दे कैन जॉइन टुमारो सेशन। एंड जिसने नहीं किया है थर्ड चैप्टर, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 4 o'clock स्टार्ट होगा सेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, बिल्कुल फ्रेशली, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो जिसको करना है वो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तब 4 o'clock मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप पर, उस पर आप देख लेना। बट अभी भी मैंने बता दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। साइंस वाले बच्चे प्लीज अपनी फी कल से पहले सबमिट करा देना। अक्षर, जैन, आरना, लक्ष्य एंड जो भी बच्चे थे, ठीक है। तो क्योंकि सर कल क्लास लेंगे तो उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली बोला फी के लिए। तो ठीक है, कल जिसको करना है ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लेना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। बाकी नेक्स्ट डे हम ये वाला चैप्टर फिनिश कर देते हैं। ओके, जा सकते हो 10th वाले बच्चे। देव तुम्हें देखना है, स्लाइड देखनी है तुम्हें। देव, आर यू देयर, जस्ट रिप्लाई करो। बाय बाय। अच्छा रुको, दिखाता हूँ। देख लो देव, ये था क्वेश्चन। बाय अक्षत गुप्ता। सिंपल था, लास्ट वाले स्टेप में सिर्फ क्या छुप रह गया था, आई डोंट नो, देख लो। एक्स की वैल्यूज ही रह गई होंगी तुम्हारी। मीत, आज इतने चुप कैसे, तुम कुछ बोले नहीं, पढ़ भी रहे थे नहीं, या ऑनलाइन होके सो गए।
कुछ समझना है देव इसमें, बताओ। ये थे सारे स्टेप्स, लास्ट स्टेप ये है। बताओ कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी तो, कुछ भी। ओके ठीक है, बाय।